नमस्कार मित्रों। मेरी एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही गई है। उसी कंटेंट में 1962 के युद्ध पर चर्चा आगे करते हैं। क्या हुआ था हमारी सेना के साथ? 1962 का जो भारत चीन युद्ध था, उस युद्ध के हारने के राजनीतिक सामरिक कारण रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक कारणों का काफी विश्लेषण किया है। आज थोड़ा सा सामरिक कारकों का भी नजर डालेंगे कि उसमें क्या हुआ था। राजनीतिक फैसले तो गलत हुए ही थे और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, इन सब एक कयास पर आधारित था इनका कि चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, भारत चीन के बीच सीधा युद्ध नहीं होगा। और उसके अलावा बहुत सारे ब्लंडर्स इन लोगों ने किया। वायुसेना का प्रयोग ना करना एक अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान रहा। फॉरवर्ड पॉलिसी की बात आप जानते हैं कि जब आपकी रक्षा तैयारी सुदृढ़ नहीं है तो आपको डिफेंसिव फॉर्मेशन में अपनी सेना को रखना चाहिए। ऑफेंसिव फॉर्मेशन में वो रहता है जिसकी बेहतर तैयारी जो हमलावर होता है। आप तो हमलावर थे नहीं, हमलावर तो चीन था। ये डिसीजन ये हुआ। एयरफोर्स के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। और एयरफोर्स को क्यों नहीं उतारा गया ये समझ से परे है। एयरफोर्स को कमतर दिखाने की कोशिश हो गई रक्षा मंत्री के द्वारा, और जो हमारे खुफिया चीफ थे मलिक साहब, उनके द्वारा। मलिक और मेनन क्या गुड़ खिला रहे थे, क्या पका रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। जिस एयरफोर्स को बिल्डअप किया हो अंग्रेजों ने, और रॉयल एयरफोर्स दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स थी, उसको अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय जाते समय वो सिस्टम सारा छोड़ के गए थे। वो सारा ट्रेनिंग था, सिस्टम था, हवाई जहाज था, एयर स्ट्रिप थी, इक्विपमेंट, स्टाफ, सब कुछ था। चीन के पास, चीन तो नई तरीके से चीजें तैयार किया था। चीन के पास कोई वार एक्सपीरियंस नहीं था। भारत की सेना के पास बहुत वार एक्सपीरियंस था। उसने वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। फिर अपनी सेना पर कॉन्फिडेंस ना करना, ये भला कौन सी राजनीति, समझ नहीं आया। और दूसरा ये देखा गया कि डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, और साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण ही उन्होंने भारत के साथ बहुत से ऐसे डिसीजन किए जो भारत के लिए नुकसानदेह रहे। जिसमें यूनाइटेड नेशन में चीन को जो परमानेंट मेंबरशिप मिली है, जो भारत को मिल रही थी, वो भारत ने उनको दे दी। इसमें उन्हीं का रोल था। और ये रक्षा मंत्री जी साहब ये बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि नहीं नहीं साहब, चीन कभी भारत पे हमला नहीं करेगा। और यही नहीं, जब हमला हो गया तो उन्होंने अनुभवी जनरल को आगे लाने के बजाय ऑपरेशन का जो जिम्मेवारी होती है वो वार एक्सपीरियंस में जिसको ज्यादा ऑपरेशन का अनुभव हो उसको लगाना चाहिए। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल को लगा दिया, जिनके पास सफिशिएंट वार एक्सपीरियंस नहीं था। सेना की ज्यादा से ज्यादा संख्या, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करते रहे, जबकि हमला चीन से हुआ था। चीन के बॉर्डर में एक लंबा बॉर्डर था। चीन एक बड़ा देश था, एक शक्तिशाली देश था, उसमें हमको ज्यादा डिप्लॉयमेंट करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। पंचशील समझौता कर लिया तो इनको लगा कि साहब अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो हिंदी चीनी भाई भाई ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और तिब्बत के मामले पर नेहरू जी मौन रहे। वहीं से अपोज करना चाहिए था। तिब्बत हमारा बफर स्टेट था। अगर तिब्बत आज होता तो हमारी सीमाएं काफी हद तक सुरक्षित होती, लेकिन ये हमने नहीं किया। दलाई लामा को जब आपकी हैसियत नहीं थी चीन से हमला झेलने की, करने की, लड़ने की, तो दलाई लामा को शरण क्यों दिया? और दिया तो आपको ये पहले समझ जाना चाहिए था कि चीन अपोज करेगा और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रिश्तों में दरार आई और तैयारी का भी बहुत अभाव था। आपने देखा कि
जनरल थिमैया इतने नाराज थे नेहरू जी से कि उन्होंने इन सब प्रकरणों पर समझाते समझाते थक गए, आखिर में रिजाइनेशन दे दिया, भाई हम नहीं चला पाएंगे फौज को, आप फौज को मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते, कोई तैयारी नहीं किया है, कोई हथियार उनको नहीं दिया है, कोई फ्रंट लाइन की कोई कम्युनिकेशन और सप्लाई सिस्टम नहीं आपने दुरुस्त किया है, कुछ भी नहीं तैयारी थी। उस सरप्राइज अटैक के लिए बिल्कुल भी भारत तैयार नहीं था। भाई सीमा पर हमारे पास फौज को ले जाने के रास्ते तक नहीं थे, बंकर्स नहीं थे, कोई फॉरवर्ड पोस्ट नहीं थी, और सप्लाई सिस्टम ले कहां जाते, ऊपर से ले जाकर डंप कर देते हेलीकॉप्टर से, इसके अलावा कुछ नहीं था। आधुनिक हथियारों की कमी थी, पुरानी राइफलों से सेना लड़ रही थी, चीन के पास अच्छे वेपन्स थे, और भारतीय सेना जो विश्व युद्ध में जिन हथियारों से लड़ी है, जिन फील्ड गनों से लड़ी है, वो फील्ड गन, वो हथियार, वो आर्टिलरी हम यूज कर रहे थे, जबकि चीन के पास तो अच्छे वेपन्स आ गए थे उस समय। और यह भी था कि भारतीय सेना की संख्या उस समय काफी कम थी, हमारे पास कुल 14 डिवीजन सेना थी, उनको 10 डिवीजन तो उसने खाली बॉर्डर पे डिप्लॉय कर लिया था, इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखा था। आज भी 40 to 50% सेना इंडियन बॉर्डर पर चाइना की डिप्लॉय रहती है 24 आवर 7 डेज। आज भी देखा जाए तो भारत उतना तैयार नहीं जितना चीन है। और दूसरा है कि भारतीय सेना को माउंटेन वारफेयर का बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाना, लड़ना। आज जो हम बहुत सारे माउंटेन रेजिमेंट, बटालियन, डिविजन्स बना रखे हैं, पहले ये नहीं था, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसका बहुत नुकसान हुआ। सर्दियों में ये लड़ाई शुरू हुई और सर्दियों में हमारी सेना के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे कि हम उन क्षेत्रों में ले जा रहे हैं जहां ठिठुरन बड़ी सर्दी होती है, कम से कम कपड़े तो उनके पास होने चाहिए, जूते उनके पास होने चाहिए, वो भी हम नहीं दे पाए। सेना को हमने रवाना कर दिया, रोड कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक की, ये सारी चीज वेरी वेरी शॉर्टेज, कुछ था नहीं। और 16 में सुहागा ये कि साहब, ये जो मेनन साहब के बड़े खास थे, मलिक साहब जो खुफिया डील कर रहे थे, आईबी डील कर रहे थे, ये साहब कोई सटीक जानकारी चीन की गतिविधियों की नहीं दे पा रहे थे, उल जलूल ये बता रहे थे आकर के। और चीन क्या इरादा रखता है भारत के बारे में, उसकी पूरी स्ट्रेटजी को अगर हम पहले समझ गए होते, उसके इरादे को भांप गए होते, वो सारी जानकारी शेयर किया होता इन लोगों ने, तो शायद मैं समझता हूं कि स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। और मेनन साहब के पीछे पीछे मलिक साहब जो खुफिया चीफ थे लगे रहते थे, चापलूसी में लगे रहते थे, अपना काम छोड़ के, खुफिया काम छोड़ के एडवाइजर थे कि सेना को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजों में एडवाइस देते, जिनका उनका कोई कार्यक्षेत्र नहीं था। अगर अपने काम पर ध्यान देते तो बेहतर परिणाम आ सकता था और इस शर्मनाक और अपमानजनक स्थिति से बचा जा सकता था। जबकि उधर माओ ने अपने शीर्ष सैनिकों के साथ, नेताओं के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाते रहे, भारत के खिलाफ सावधानी पूर्वक योजना बनाने और प्रहार करने में सफल हो गए, और इसकी सटीक सूचना हमको नहीं मिल पाई। ये भी युद्ध का एक बड़ा कारण था। और मौसम हमारे अनुकूल नहीं था, मौसम भी बहुत खराब था, क्योंकि भारतीय जवानों को पहली बार इतनी ऊंचाई पर इतने ठंडक वाले मौसम में लड़ाई के लिए भेजा गया था, जो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं थी, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उनको उस प्रकार के वेपन्स नहीं थे, लाइट बम वेपन्स, लाइट कम्बैट वेपन्स जिनको लेके पहाड़ी रास्तों पे चल सकते थे, लाइट आर्टिलरीज या इस तरह की चीजें नहीं थी, गर्म कपड़े नहीं थे, बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं थी। पूरी तरह से इस लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए, चाइना पर प्रेशर डालने के लिए ग्राउंड फोर्स से ज्यादा सक्सेसफुली कामयाब हो सकती थी एयरफोर्स, लेकिन इस पूरी युद्ध में, अभियान में वायुसेना और नौसेना को पूरी दूर रखा गया, बिल्कुल तैनाती करने से बचा गया। और भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे, आईबी चीफ जो साहब थे, और एक ब्रिटिश, मैंने बताया था कि एक मेंबर थे जो डिफेंस एडवाइजर थे नेहरू जी के,
ये सब गोलमोल घुमा रहे थे नेहरू जी को। हालांकि बाद में इन्होंने कहा है कि ये चीजें इस तरह कुछ होती तो और कुछ होता। अरे यहां तक बता दिया इन लोगों ने कि जो बमवर्षक हैं चीन के, वो मद्रास तक, बंगलौर तक धावा बोल करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता, उसके पास वो कैपेबिलिटी उस समय थी नहीं। उससे बेहतर कैपेबिलिटी हमारे पास थी, लेकिन हमारी वायुसेना के बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट किया, कहा कि ये तो तिब्बत भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्या तमाशा किया इन लोगों ने। एयरफोर्स के मार्शल से, जो एयर मार्शल थे, उनसे तो नहीं पूछा आपने कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सेक्टर वाइज अगर बात करूं इसकी, तो जो पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी सेक्टर था, यहां तो बिल्कुल भी सेना के जाने के लिए कोई रास्ते तक नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई विकास नहीं हुआ था। और चीन की बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों का हमला इस क्षेत्र में हुआ था। सैनिकों की संख्या, चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से कई गुना अधिक थी। और चीन ने अपनी तरफ बॉर्डर के आसपास उन्होंने सड़कों का और तमाम चीजों का पहले से निर्माण करा रखा था। चाहे दौलत बेग ओल्डी का मामला हो, चुशुल का मामला हो, दमचौक का मामला हो, इन सारे क्षेत्रों में उस पार चीन ने बेहतर अपना डेवलपमेंट किया हुआ था, जबकि भारत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। और सेना के, भारतीय सेना के पहुंचने से पहले इन क्षेत्रों में उसने कब्जा भी कर लिया था। चीन ने रेजांगला पर जो उन्होंने 18 नवंबर 1962 को सुबह हमला किया, लगभग 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे रेजांगला पोस्ट पर हमला चीन ने किया। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की जो कंपनी थी, जो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वहां काम कर रही थी, उसने लड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस कंपनी के पास केवल 123 जवान थे, अंदाजा लगाइए। और चीनियों ने लगभग 3000 से अधिक चीनियों की सेना थी जब चीनियों ने हमला किया था इस पोस्ट पर। और भयंकर बम बरसा, भयंकर गोलीबारी किया था हमारी पोस्ट पर। बहुत सारे सैनिकों पहले धावे में ही मार दिए गए थे। और फिर दूसरा हमला 5:40 पर किया गया, जिसमें लगभग 350 चीनी सैनिकों को हमारे लोगों ने मार गिराया था और चीनियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बहुत सारे सबूत हैं, किस तरह से हमारे जवानों ने अपनी पोस्ट को बचाने के लिए दुश्मन के कई गुना अधिक ताकतवर सेना से वो लड़ते रहे। और मात्र 123 सैनिकों में 114 मारे गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने सैनिक बचे थे। सब लड़ते लड़ते मर गए। जो बचे कुचे थे वो बाद में युद्धबंदी बन गए थे, और मेजर शैतान सिंह लड़ते लड़ते खुद मारे गए थे। लेकिन इन लोगों की फोटो आई, वीडियो आई, ट्रिगर से इनकी उंगलियां हटी नहीं। सर्द रात में, सर्द मौसम में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और ऐसे एरिया में जहां बहुत सर्दी पड़ती हो, वहां अर्ली मॉर्निंग हमला होता है। और अपने से कई गुना अधिक फोर्स को किस तरह रोक रखा था, किस तरह से इन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी, किस तरह उनका नुकसान किया। चुशुल में सैनिकों के लिए एक स्मारक भी बनाया गया है, और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र भी मरणोपरांत दिया गया था। और ऐसा रिपोर्ट में माना गया है कि 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को इन जवानों ने मार गिराया था। चीनी सैनिक दहशत में आ गए थे इस पोस्ट पे। बहुत सारी पोस्ट है, मैं किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। पूर्वी सेक्टर में भी हुआ था। जुलाई 1962 तक चीनियों ने जिस तरह से लद्दाख में अपने पूरे डिविजन्स को मोबिलाइज किया था, उसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में भी बहुत सारे इन्होंने अपने डिविजन्स डिप्लॉय किए थे। अब किंजल जिलगा का मामला हो, दुमुगुर रेजिमेंट का मामला हो, इनके बहुत सारे रेजिमेंट, रुडोक रेजिमेंट का मामला हो, जो मो और तासीगोंग का मामला हो, गरकोट का मामला हो, ये सारे रेजिमेंट जो चाइनीज रेजिमेंट बोले जाते हैं, ये सब एक तरीके से स्ट्राइक कोर में आते हैं चाइना के। इन सब का उसने डिप्लॉयमेंट किया था। और चीन ने 20 अक्टूबर को थांगला में और 21 अक्टूबर को बॉलोंग में बहुत जबरदस्त हमला किया। थांगला और बॉलोंग में इतनी स्पीड से हमला किया, इतनी तेजी से हमला किया कि भारतीय सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। और ये दोनों क्षेत्र उस समय असम के अंतर्गत आते थे।
सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, भारी गोलाबारी कर रहे थे चीनी, और एक बड़े हिस्से पर उन्होंने अधिकार करने में कामयाब हुए। वो 24 अक्टूबर को चौथे दिन जब गोलाबारी चल रही थी, उसी समय चीनियों ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रस्ताव नहीं माना। उन्होंने कहा भाई नियंत्रण रेखा से अपनी फौज को आप वापस ले जाएं, उसके बाद हम प्रस्ताव मानेंगे। भारत इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने नहीं माना। नवंबर के फर्स्ट वीक में चीन ने भारत के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और पीएलए ने, उनकी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर लिया। भारत ने अमेरिका से आपात सहायता की भी मांग की थी। तब तक चीन लगभग ब्रिटेन के बराबर का हिस्सा भारत का कब्जा कर चुका था। इतनी तेजी से उसने हमला किया था। आज वही हिस्सा एलओसी बोला जाता है। जो पुराना एलओसी है वो अपने अंदर कर चुका है। हमारे वीर सैनिकों ने चीनी सैनिकों को इतनी कम सुविधाओं के बावजूद नाको चने चबाया, उसको याद दिलाया कि लड़ना हम जानते हैं। भले हमारी संख्या कम है, भले हमारे पास हथियार नहीं है, बिना हथियार के भी सैनिकों ने लड़ा है। मैं समझता हूं चीन को भी इसका सबक मिला था। ये एक तरफा हमला था और एक तरफा ही युद्ध विराम हुआ है। ये तो गनीमत थी चीन ने हमला रोक दिया, अन्यथा और बड़ा क्षेत्र वो लेने में कामयाब हो जाता है। सुरक्षा साधनों का विकास ना करना, आधुनिकीकरण पर कोई ध्यान ना देना, सीमांत क्षेत्रों में खासतौर से विकास की योजनाओं से उसे दूर रखना, संचार सप्लाई सिस्टम हो, सड़कें हो, रेलवे हो, एयर स्ट्रिप्स हो, बंकर्स हो, कुछ भी ध्यान ना देना, ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना हमारे लिए। गुप्तचर व्यवस्था पूरी तरह अविश्वसनीय थी। नकारा लोग थे, चापलूस लोग थे, जो रक्षा मंत्री के पीछे पीछे लगे रहते थे। मैं खासतौर से मलिक साहब की बात कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सिस्टम का बोन तो उसका हेड होता है, वो सही काम नहीं कर रहा था। और सैन्य और असैन्य दोनों फ्रंट पर काफी विरोधाभास था, मतभेद थे नेता लोगों में, और जो हमारे फौजी अफसर थे, दोनों में बहुत चीजें ऐसी थी जो एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन मजबूरी में चीजें चल रही थी। एक गलती, बहुत बड़ी ब्लंडर ये था, हिमालय को हम अजय दुर्ग मानते थे। हमारी धारणा थी कि उत्तर खड़ा हिमालय प्रहरी, गाना गाते थे, हिमालय अजय दुर्ग है। इस धारणा ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सत्य ये है कि हिमालय हमारी सुरक्षा नहीं, हमें हिमालय की सुरक्षा करना, यह बात 1962 में हमारी समझ में आई। तब से हम हिमालय की सुरक्षा के प्रबंध की कोशिश कर रहे हैं। पंचशील हमारी नेताओं को एक ऐसी गोली थी, नींद की गोली थी, जिसने सुला दिया, सो जाओ, हमको जो करना, जैसे रात में जब सब कुछ हो जाएगा, घर लुट जाएगा, तब आपकी नींद खुलेगी, ऐसा ही हुआ था। और तवांग से लेकर के, लद्दाख से लेकर तवांग तक एक बहुत बड़ा लंबा खुला बॉर्डर, हमारी जो नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक सीमा है, इसकी सुरक्षा में पूरी लापरवाही बरती गई थी। मैं समझता हूं अगर आप में कोई, किसी ने चेतानंद की फिल्म देखा होगा हकीकत, पता चल जाएगा कि वो बंकर्स जो उस समय टेम्परेरी बनाए गए थे, वो फिल्मों में दिखाए गए हैं। हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। वार फॉर्मेशन पर हम फिर कभी वीडियो बनाऊंगा और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि कौन सी बटालियन, कौन सी रेजिमेंट कहाँ पे काम कर रही थी, उसने क्या किया और क्या नुकसान उसने उठाया। आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।